नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। लता मंगेशकर के नाम पर चौक का हुआ नामकरण, अयोध्या के चौक का हुआ नामकरण। पीएम मोदी कला जगत के लिए रहेगा प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हवाई अड्डे के नामकरण समारोह में शामिल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्हें साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी सहित कई मंत्री व नेता भी मौजूद रहे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध के बाद सियासत शुरू हो गई। गृह मंत्रालय के फैसले पर कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा बनी बिना किसी डर और समझौते की सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। हम हर उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ है जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है। हम भारत के बहुलतावाद को संरक्षित और संवर्धित करने की लड़ाई प्राथमिकता से लड़ रहे हैं तथा राष्ट्रवादी उत्सव में भारत से सेक्युलर और सामूहिकता के ताने बाते को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। बता दें कि आतंकी फंडिंग व अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। वहीं केरल के कांग्रेस सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्नील सुरेश ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना कोई उपाय नहीं है। हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आरएसएस पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। पीएफआई की और आरएसएस एक समान है, इसलिए सरकार को दोनों ही पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है,
ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की जरूरत। भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती थी। पीएम मोदी ने लता दीदी को खास तरीके से याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है, अनगिनत बातचीत जिसमें उन्होंने इतना स्नेह बरसाया है। साथ ही में उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह महानतम भारतीय प्रतीकों में से एक को एक उचित श्रद्धांजलि में एक है। अयोध्या में चौक के नामकरण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमेशा हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़कर आधुनिकता के आगे बढ़ते हुए कला की और संस्कृति के विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना ये भी हमारा कर्तव्य है। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श है। अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं उनके जीवन का जो लाभ हमें मिला, वही लाभ उनके सूरों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है, और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया। पिछली बार सरकार ने मार्च में टीए बढ़ाया था, यह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। मार्च में सरकार ने
डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी कि 31% से 34% तक कर दिया था। अब 4% बढ़ाने के बाद यह 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को भी फायदा होगा। कैबिनेट ने पीएम गरीब योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को यह योजना खत्म हो रही थी। केंद्र के इस फैसले में देश के 21 करोड़ के अधिक लोगों को एक बार फिर से राहत मिलेगी। अब देश के जरूरतमंद को दिसंबर 2022 तक मुफ्त में राशन मिल सकता है। इस योजना के तहत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA के तहत पहचान किए गए लोगों को मुफ्त राशन देती है। NFSA के 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलने वाली सूची में रखा गया है। इस स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों के जरिए मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा और उसके ऊपर होता है। महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित % होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है। बात करते हैं चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हवाई अड्डे के नामकरण के समारोह में शामिल हुई थी। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण समारोह में शामिल होने की खुशी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 93वें एपिसोड में ऐलान किया था कि महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आधिकारिक तौर पर अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल गया है। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे थे। इससे पहले चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पंजाब सरकार ने 2017 में मांग की थी कि हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम सरदार शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली रखा जाना चाहिए। अभी हरियाणा सरकार को भगत सिंह के नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनसे मोहाली पर चिंता जताई थी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पंजाब और हरियाणा की सरकारों के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। हवाई अड्डा का रनवे चंडीगढ़ में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल मोहाली के जियोरहैडी गांव में पड़ता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रनवे ऑपरेशन IAF के पास है। Honorable Governor of Punjab, Banwari Lal Purohit ji, Chief Minister Punjab Bhagwant Mann ji, Deputy Chief Ministers of Haryana, Chowtala ji, Vij, and also my Cabinet and Council of Ministers colleague, very reputed General V.K. Singh ji, and all officials of both governments, Punjab and Haryana, Secretary Civil Aviation, Bansal ji, and a very enthusiastic elite citizens of Punjab and Haryana, and the media who's come to cover this historic day on the 115th anniversary, birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh. We are here to once again remember the sacrifice this young man made. A sacrifice in that age, during that era where every one of us were seeing history being written, our forefathers fighting for freedom of people. A young man comes up and unhesitatingly, for the cause of the nation, is hanged for an act for saving this country from foreign rule. Today I feel very humble
I feel very humbled and honored to be here on this day when we are dedicating in the name, through the name of the Chandigarh Airport, and renaming it as Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh. Our generation has had this opportunity to remember this great sacrifice. And through this small gesture, we are remembering the immense sacrifice young men and women like Shaheed Bhagat Singh made during the freedom struggle. We are fortunate that we are able to dedicate ourselves in at least remembering the great sacrifice. I would like to thank Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who announced this. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया था। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी सहित कई मंत्री व नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीणा निर्मला राम सुतार से भी मुलाकात की थी। इसके बाद वह रामकथा पार्क के लिए रवाना हो गए। लोकार्पण समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे व बहू भी मौजूद रहे। अब से रामनगरी का नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा नाम से जाना जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के स्थल रामकथा पार्क में लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वीडियो संदेश दिया। इसके बाद लता के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर व बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत किया था। कार्यक्रम के क्रम में लता के भजनों की प्रस्तुति प्रख्यात गायिका सावनी रविंद्र महाराष्ट्र द्वारा थी। लता मंगेशकर चौक के निर्माण को दर्शाती एक लघु फिल्म में दिखाई गई थी। समारोह में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास व प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित कुछ चुनिंदा संत धर्माचार्य भी यहाँ मौजूद रहे। की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर साम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला और संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में
संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं, उनके जीवन का जो लाभ हमें मिला, वही लाभ उनके सूरों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है, और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी सी छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर 5 साल के प्रतिबंध के बाद सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के फैसले पर कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केरल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्नील सुरेश ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना कोई उपाय नहीं है। हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आरएसएस पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। पीएफआई और आरएसएस एक समान है, इसलिए सरकार का दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएफआई पर बैन लगाना भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। बयान में कहा गया है कि देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने आतंकी फीडिंग व अन्य देश विरोधी गतिविधियों के चलते भारत में पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यूपीए एक्ट के तहत इसे 5 संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई के अलावा उसके सहयोगी संगठन रिहेब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया एम्पायर काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया ऑफ फाउंडेशन और रिहेब फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
पंजाब की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के एक बयान ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या पंकजा मुंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रही है। दरअसल एक रैली के दौरान पंकजा ने कहा कि अगर मैं लोगों को दिलो दिमाग में रहूंगी तो मोदी जी भी मेरा करियर खत्म नहीं कर सकते। पंकजा के इस बयान से भाजपा नेताओं ने किनारा कर लिया है। किसी ने भी इस पर कुछ भी कहने से परहेज किया है। दरअसल पंकजा मुंडे दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। दरअसल भाजपा के युवा नेता पंकजा मुंडे अंबाजा गई की एक सभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों के दिलो दिमाग में रहूं तो मोदी जी भी मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति चल रही है। मोदी जी के इस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। मैं भी एक राजनीतिक परिवार से हूं, लेकिन अगर मैं आपके दिलो दिमाग में रहूंगी तो कोई मुझे खत्म नहीं कर पाएगा। अहमदाबाद शहर के एक गरबा मैदान में मंगलवार की रात उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब हिंदू संगठनों ने 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया। इस बीच पूछताछ के दौरान कुछ युवकों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी और मैदान से बाहर कर दिया। घटना के वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हितेंद्र सिंह के बताए अनुसार उन्हें अहमदाबाद के एसपी रिंग रोड के पास हो रहे गरबा में 2 मुस्लिम युवकों की एंट्री की सूचना मिली थी। इसके बाद उनके साथ बजरंग दल के भी कई कार्यकर्ता गरबा मैदान में पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद समझाइश देकर मैदान से बाहर कर दिया गया। हितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि आने वाले दिनों में भी हमारी औचक जांच जारी रहेगी, क्योंकि कुछ विधर्मी लोग हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ और चोरी करने के भी दाखिल होते हैं। गरबा स्थल इनके लिए लव जिहाद का भी अड्डा बनते जा रहे हैं। इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के चलते विधर्मियों के खिलाफ हमारी जांच जारी रहेगी। कोरोना के चलते 2 साल बाद पूरे गुजरात में नवरात्रि के साथ गरबा का आयोजन हो रहा है। गरबा के आयोजन में पहले से ही वहीं पर बजरंग दल के धार्मिक स्थल में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी दी थी। इसके तहत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कई गरबा मैदानों में अचानक एंट्री करते हुए चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के सभी शहरों में लोगों के उबाल बना हुआ है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने न्यायालय में अनुरोध किया है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना सहन करने के योग्य नहीं है। दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए हमने कोर्ट से अनुरोध किया है। एसआईटी सभी पहलुओं को देख रही है। टीम ने धीरे धीरे साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। सारे साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे जाएंगे और केस को मजबूत करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरएसआईसीटी के घोषाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से करीब 20 दिनों की राहत मिली है। इस मामले में तेजस्वी यादव जमानत पर है और सीबीआई ने इसकी जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। कोर्ट ने इस अर्जी के आधार पर तेजस्वी से उनका पक्ष मांगते हुए नोटिस दिया था। इसमें राजद नेता की ओर से और वक्त मांगा गया था। सीबीआई की ओर से इस मामले में तेजस्वी यादव को जमानत दिए जाने के विरोध करते उनके हालिया बयानों का जिक्र किया गया था। सीबीआई और से कहा गया था कि उन्होंने जांच टीम को प्रभावित करने वाले बयान दिए हैं। वे अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज ने इस मामले में तेजस्वी यादव को अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तेजस्वी की ओर से मामले में अपना जवाब देने के लिए और वक्त मांगा गया था। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख 18 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया है। इस तारीख को उन्हें हर हाल में कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। IRCTC घोटाला तब हुआ था जब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में आरोप है कि लालू यादव ने अपने अधिकार का अनुचित इस्तेमाल करते हुए नियमों में दरकिनार कर IRCTC की 2 होटल मनचाही निजी कंपनी को दे दी। इसके एवज में उन्होंने पटना में अपने परिवार की कंपनी के लिए बेशकीमती जमीनों कोटियों के भाव में हासिल कर ली। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव भी आरोपित है।
महाराष्ट्र के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान चुनाव की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को यह तय करना है कि अनुमति दे कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच किसको असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आदिमंत किया जाए। इस मामले पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले पर बहुमत के नियम के आधार पर चुनाव चिन्ह का आवंटित करेगा। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा शिंदे गुट की पार्टी का धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित करने के मुद्दे पर बहुमत के नियम के आधार पर इसका फैसला करेगा। सीईसी राजीव कुमार का यह बयान तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। सीआईसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के पास बहुमत के नियम की एक पारदर्शी प्रक्रिया है और आयोग के इस मामले में इसी का पालन करेगा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक सवाल के जवाब में कहा कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हमें अधिकार मिलता है कि हम बहुमत के नियमों को लागू करके इसको पारदर्शी प्रक्रिया के तौर पर परिभाषित करें। उन्होंने कहा कि जब भी हम इस मामले के संज्ञान लेते हैं तब हम के आधार पर ही इसका निर्णय लेंगे। हालांकि इसके लिए हम पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको लागू करेंगे। मामले को वजह आगामी चुनाव के बारे में चुनावी तैयारी का जायजा लेने के लिए गांधीनगर गए थे। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था और 500 व 1000 रुपए की करेंसी नोट को रद्द कर दिया गया। केंद्र के इसी फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में दायर याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंच का गठन किया, जिसमें 5 जजों जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस PV नागरत्ना को शामिल किया गया है। नोटबंदी के अलावा यह बेंच 4 और मामलों में भी सुनवाई करेगी। बता दें कि केंद्र की नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देते हुए 58 याचिका दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है। मामले की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के जरिए देखा जा सकता है। स्ट्रीमिंग को न तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और न ही किसी के साथ साझा कर सकते हैं। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि यह मामला अब अकेडमिक तो नहीं बन गया है।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट को बंद कर दिया था। इसके बाद पहले से ही याचिका विवेक नारायण शर्मा ने दायर की थी कि जिसके बाद मामले में 57 और याचिकाएं दायर की गई। इन सब पर एक साथ सुनवाई होगी। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि देश में 500 रुपए तथा 1000 रुपए की करेंसी नोट को रद्द कर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बुधवार को एक और कार्रवाई की गई है। प्रदेश निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के शराब कारोबारी समीर महतो को गिरफ्तार किया। इससे पहले मंगलवार को आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया था। 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद इस घोटाले में यह पहली गिरफ्तारी थी। सीबीआई के मुताबिक नायर ने नई आबकारी नीति बनाने और शराब की सप्लाई और बिक्री को चंद कंपनियों तक सीमित करने की धांधली में अहम भूमिका निभाई थी। विजय नायर की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपने कहा कि वह पार्टी के संचार प्रभारी हैं। नायर पहले ही पंजाब व अभी गुजरात में संचार रणनीतियों का विकसित करने व लागू करने के लिए जिम्मेदार है। आबकारी नीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि नायर को पिछले दिनों पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव बनाया गया। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई। 1 महीने में उनके घर पर 2 बार छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। आपके राज्यसभा सदस्य संजीव सिंह व विधायक अतिशी का कहना है कि यह आपको कुचलने और गुजरात अभियान में बाधा डालने की भाजपा की कोशिश का एक हिस्सा है। भाजपा पूरे देश में आपकी बढ़ती लोकप्रियता को बौखला गई है। नायर व आप नेताओं पर लगे सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। कश्मीर में कुलगाम जिले की आहवात में मंगलवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम के आहवातू इलाके के घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस बीच आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और मुठभेड़ शुरू हो गई। एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि ये आतंकी कश्मीर में हुई कई वारदातों में शामिल हैं। कश्मीर में 24 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर है। कश्मीर में कुलगाम जिले में सोमवार रात वेस्ट बटपोरा इलाके के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में सेना का एक जवान और 2 नागरिक भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आतंकी की पहचान पाकिस्तान निवासी अब्बू हुरैरा के रूप में हुई है, जो एक कैटेगरी का आतंकी था। इससे पहले 25 सितंबर को भी कुपवाड़ा में सेना और पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। यह कार्रवाई एलओसी टेकरीनार के पास की गई थी। दोनों आतंकियों के पास 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आतंकी बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट एवं पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। हर्ष महाजन को 6 बार मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का रणनीतिकार माना जाता है। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह का निधन के बाद उन्हें इसी साल मई माह में पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन महाजन ने विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताए हुए बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हर्ष महाजन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दिल्ली में बातचीत करते हुए हर्ष महाजन ने कहा कि उन्होंने 42 साल कांग्रेस में काम किया। कांग्रेस दिशाहीन और नेता विहीन पार्टी हो गई है। पार्टी के पास न विजन है और न ही ग्रास रूट पर कार्य करने के लिए कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद हिमाचल में कांग्रेस मां बेटा का राज हो गया है। हर्ष महाजन ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ने वाले नेता नहीं है, बल्कि पार्टी के लिए मैनेजमेंट वाले नेता है।
उन्होंने वीरभद्र सिंह पर चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर करने का आरोप लगाया। बता दें कि 3 टर्म में महाजन ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले उन्होंने 2 बार लंबाचौड़ा चुनाव लड़ा और जीता भी। एक बार वह मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का एक सेक्शन टिकट को सेल कर रहा है, इसने उन्हें ठेस पहुंची है। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहां थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बहुत, तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था मैं जो उनके साथ। पर आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है। ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूं, आज भी, लेकिन मेरे को थोड़ी देर हुई वहां काम करते हुए। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, आपका पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मैं हैंडल कर रहा था। तो लेकिन वहां अब वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा। चुटपुट नेता, चुटभैये नेता और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फ्रीडम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, वहाँ एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस्ट। इसे जब इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ, तो मेरे बिल्कुल मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। आपको बता दें, हर उत्तर प्रदेश के औरैया में एक शिक्षक की पिटाई से हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत होने की खबर सामने आई है। आरोप की टेस्ट में एक सवाल गलत होने के बाद शिक्षक ने छात्र को बुरी तरीके से पीटा था। इस समय छात्र को गंभीर चोट आई थी, जिसका इलाज खुद आरोपी शिक्षक करा रहा था। इस बीच कुछ दिनों के बाद जब शिक्षक ने छात्र के परिजनों का फोन उठाना बंद कर दिया, इसके बाद शिक्षक की शिकायत थाने में की गई और मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं 20 दिनों के इलाज के बाद सोमवार को सेफई में छात्र की मौत हो गई है। मामला जिले के अचलदा थाना क्षेत्र में बसौली गांव का है। यहाँ के रहने वाले राजू दोहरे ने 24 तारीख को थाने में एक तहरीर दी थी, जिसमें अश्विनी सिंह नाम के शिक्षक पर आरोप लगाए हुए था। मेरा बेटा आदर्श इंटर कॉलेज अचलदा में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अश्विनी सिंह सभी छात्रों को टेस्ट ले रहे थे। इसमें मेरा बेटा निखिल भी टेस्ट दे रहा था, लेकिन एक प्रश्न गलत हो जाने की वजह से मेरे बेटे को अश्विनी सिंह ने बुरी तरीके से डंडे और लात घूंसे से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। जब वह घर आया और हमने चोट को देखा तो वापस कॉलेज और उन चोटों को वहां के स्टाफ को दिखाया। तब यहाँ समझौता हुआ कि छात्र के इलाज का पूरा खर्चा आरोपी शिक्षक उठाएगा। राजू दोहरे ने आगे लिखा कि शुरुआत में ही 10,000 रुपए शिक्षक ने इलाज के लिए दिए और जब छात्र की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे सेफई अस्पताल में भर्ती कराया। फिर शिक्षक ने इलाज के लिए 30,000 रुपए दिए, लेकिन उसके बाद शिक्षक ने फोन उठाना बंद कर दिया और बात करना भी बंद कर दिया। औरैया जनपद में 15 वर्षीय बच्चा है, उसका ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कथित रूप से अध्यापक की पिटाई से जो है उसकी मृत्यु हुई। इस सूचना प्राप्त होने से स्थानीय प्रशासन ने तत्काल रूप से चिकित्सक सेवाओं की कोशिश किया। चिकित्सकों ने भी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए। बच्चे की जब पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था तो उस समय जिस स्कूल के पास वो पढ़ता था वहीं पे कुछ लोगों ने गाड़ी को रोक के उसे पार्थिव शरीर को रख के उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया। उनके जितने मांग थे वो पहले जिलाधिकारी सर से पहले ही से पूरे कर दिए गए थे। जितनी मांगे थी सब पूरी गए थे। जितने राज्य सरकार के प्रयोजन है उसमें सब में परिवार को जितने हो सकता था वो इतनी मदद की गई है और पहले ही उसको प्रस्ताव कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन के जिलाधिकारी साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, उसके बाद कानपुर से मंडलायुक्त
और आईजी रेंज साहब सभी मौके पे खड़े होकर काम को करवाए हैं। परिवार के साथ मिल चुके हैं, पूरी तरह से संतुष्ट है और भी लेकिन होगी जो जो आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। सख्त कार्रवाई की जाएगी जो आगे ऐसे भविष्य में ऐसे आगजनी वगैरह पथराव न किया जा सके, ऐसे उपद्रवियों पर क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और जहाँ भी ऐसी उपद्रवी तत्व आके ऐसे हरकत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन पहली प्राथमिकता स्थानीय प्रशासन के पास थी लोक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वो उन्होंने अभी तक से कर लिया है। अब जो बाकी बचा हुआ है वो कार्रवाई अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में पढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। दिल्ली के लालू के नामांकन भरने के दौरान उनके साथ बेटी मिश्रा भारती और बिहार राजद नेता अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। लालू प्रसाद का 12वीं बार राजद सुप्रीमो बनाना तय है क्योंकि उनके खिलाफ किसी और का नामांकन नहीं आएगा। राजद की स्थापना के बाद से अभी तक लालू प्रसाद ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजद में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूर्व में जारी की गई सूचना के अनुसार बुधवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन लालू प्रसाद यादव के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन चर्चा दाखिल किया। लालू के नामांकन पर लोगों ने सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रिया दी है। कि यूजर ने लिखा कि एक जेब में नामांकन डालकर दूसरी जेब से अध्यक्ष निकलेगा। नामांकन दाखिल करने के बाद लालू यादव ने पीएफआई को बैन किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह ही आरएसएस पर भी बैन लगाना चाहिए। लालू ने कहा कि ऐसे सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ा जाना जाता है। लालू ने आगे बताया कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देश की हालत खराब है। मोदी सरकार में देश की हालत बदतर है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। इधर 10 अक्टूबर को लालू प्रसाद को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा की जाएगी। उसी दिन उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलेगा। लालू के नामांकन के लिए आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण और सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन दिल्ली पहुंचे थे। देश का मौजूदा जो हालत है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बद से बदतर हो गया है और बिल्कुल तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसको तोड़ना है और सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रतिपक्ष लोगों को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और काफ़ी हमारा राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तैयार है और बिहार में नीतीश कुमार और हमारे पार्टी का जो मिलन हुआ ये उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं तब इनका विदाई तय है। इसलिए हम पर भरोसा किया है पार्टी के लोगों ने, तो उनके भरोसा को तोड़ने नहीं देंगे। गरीबी है, बेरोजगारी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। पूर्व भारतीय कप्तान मंगलवार शाम करिया के मिताली संघ समुदाय को दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचा। पूजा समिति द्वारा गांगुली ने लिए पंडाल के बगल में लॉन्स पवेलियन की प्रतिकृति स्थापित की गई थी।
प्रतिष्ठित भगवान का क्षण इस पूजा पंडाल का विषय है दुर्गा पूजा, जिसे दुर्गोत्सव या शारदोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। एक वार्षिक उत्सव है जो हिंदू देवी दुर्गा का सम्मान करता है और महिषासुर पर उनकी जीत का जश्न मनाता है। गांगुली का इंग्लैंड के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान से पुराना नाता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां 2002 की कुख्यात टी-शर्ट लहराने की घटना हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल के दौरान भारतीय लॉर्ड्स में मेजबान टीम पर एक यादगार जीत हासिल की थी, जब युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने भारत को लाइन में खड़ा कर दिया था। भारत के तत्कालीन कप्तान गांगुली अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए और उन्हें अपने शर्ट उतारकर लॉर्ड्स की बालकनी पर लहराई। गांगुली ने कुल 113 टेस्ट मैच खेले और 16 शतक और 35 अर्धशतक के साथ 7,212 रन बनाए। उन्होंने 32 विकेट भी लिए। एक दिवसीय मैचों में पूर्व कप्तान ने 311 मैचों में 100 विकेट और 22 शतकों के साथ 11,363 रन बनाए। वर्तमान में गांगुली 2019 में अपनी नियुक्ति के बाद से बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय जासूसी एजेंसी ने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर कोरिया का पहला परमाणु परीक्षण अगर यह होता है तो 16 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है। और हाँ, एक बुधवार को यह सूचना दी है। बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सार्वजनिक रूप से देश के परमाणु हथियारों को नहीं छूटने का दृढ़ संकल्प लिया है। हाल ही में उन्होंने अमेरिका पर देश की सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। प्योंगयांग की कोरियन सेंट्रल एजेंसी के अनुसार किंग जोंग ने स्पष्ट किया है कि प्योंगयांग का परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। उत्तर कोरिया की संसद ने पहले ही एक महत्वपूर्ण सत्र के दौरान नई परमाणु नीति को मंजूरी दे दी थी। किंग जोंग ने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य न केवल हमारे परमाणु हथियार को खत्म करना है, बल्कि उत्तर कोरिया को आत्मरक्षा करने की शक्ति को छोड़ने या फिर कमजोर करने के लिए मजबूत कर हमारे शासन को गिराना है। किम ने यह भी कहा है कि उत्तर कोरिया को अपने सामरिक परमाणु अभियान के दायरे का लगातार विस्तार करना चाहिए ताकि अपने परमाणु युद्ध की क्षमता को मजबूत किया जा सके। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अंतिम संस्कार में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने आए कमला हैरिस ने जापान के पीएम किशिदा के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तर कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के साथ साथ उत्तर कोरिया द्वारा जापानी नागरिकों के अपहरण मुद्दे को हल करने पर भी जोर दिया। हालांकि हैरिस की जापान यात्रा से उत्तर कोरिया काफी नाराज है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दूसरे को एक सूक्ष्म और संक्षिप्त लेकिन तीखे संदेश में लोकतंत्र के विचार के बारे में बताया और वाशिंगटन डीसी में उनके संयुक्त प्रेस उपस्थिति में इसका अर्थ है। संदेश ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लोकतंत्र के लिए अपनी चुनौतियों में जूझ रहा है। 4 जनवरी 2021 सबसे स्पष्ट रूप से उदाहरण चुनाव परिणामों में प्रमाणीकरण को अवरुद्ध करने के लिए कैपिटल में भीड़ विद्रोह और भारत की व्यापक रूप से आलोचना की गई। अपने स्वयं के लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग, विशेष रूप से असंतोष और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति पर कार्रवाई। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र की साझेदारी को मजबूत करने की महत्वपूर्ण बल देते हुए ब्लिंकन ने कहा, दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में हम एक स्थायी परियोजना के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। जैसे कि हमारी संस्थापक इसे कहते हैं, एक बनाने का प्रयास करने के लिए अधिक परिपूर्ण संघ। हम यह दोनों के लिए एक परियोजना है। हम यह दिखाने के लिए एक साथ काम करना होगा कि हमारे लोकतंत्र हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हर हम अपने आप को, हम दोनों को, साथ ही अपने साथी लोकतंत्र को अपने मूल मूल्यों के लिए जारी रखना चाहिए। ब्लिंकन ने इन मूल मूल्यों का धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे सार्वभौमिक मानवाधिकार के सम्मान के रूप में परिभाषित किया, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनकी टिप्पणी अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट और मानवाधिकार समूह और मुस्लिम संगठनों दोनों द्वारा इन मैट्रिक्स पर भारत का रिकॉर्ड के बारे में वकालत में मिर्चाई है। अपने हिस्से के लिए जयशंकर ने देश के ऐतिहासिक संदर्भ और परंपराओं को लोकतंत्र का पता लगने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने पिछले 2 दिनों में लोकतंत्र, मानवाधिकारों और सुशासन का अभ्यास किया और आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रतिबद्धता के बारे में बात की। I think it reflects the fact that the partnership between our countries, between India and the United States,
is simply one of the most consequential in the world. It's vital to addressing virtually every global challenge that our people face, whether it's health security, climate change, food security, upholding a free and open international order, to name just a few. Over the past years, we have made real progress in elevating that partnership, bilaterally, that is directly between us, through specifically mentioned the Ukraine conflict and the Indo-Pacific situation in that regard. India and the US have a strong interest in encouraging more resilient and reliable supply chains. This requires policy decisions as well as practical measures involving the business community. We are focused on those goals. In particular, I refer to the listing of well-known and wanted terrorists by the UN sanction process. In many other formats too, our two countries collaborate to keep the world safer. बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन समिट यानी एससीओ समिट के लौटने के 10 दिन बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार नजर आए। उनका नजर आना इसलिए आम हो जाता है क्योंकि कई दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें भी थी कि जिनपिंग को चीन की सेना ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। जिनपिंग पर दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि अगले महीने चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी की सालाना मीटिंग होनी है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में जिनपिंग के बतौर राष्ट्रपति तीसरे कार्यकाल पर मुहर लग सकती है। हालांकि इसका रास्ता अब मुश्किल हो जाता है। जिनपिंग कई दिनों के बाद बीजिंग में नजर आए। वो एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और इसके फुटेज सरकारी टीवी पर टेलीकास्ट किए गए। कई दिन तक नजर न आने की वजह से जिनपिंग को लेकर कई तरह के कास लग जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ली केक्यांग और पार्टी के कुछ और नेता भी मौजूद थे। इसके अलावा चीनी सेना के कुछ अधिकारी भी यहाँ नजर आए। इस प्रोग्राम में चीन के आर्थिक विकास पर विचार हुआ। जिनपिंग 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट में शामिल हुए थे। यह 2 साल बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। समरकंद में 2 दिन रुकने के बाद जिनपिंग बीजिंग लौटे और उसके बाद उन्हें किसी कार्यक्रम में नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा था कि चीनी सेना जिनपिंग से सख्त नाखुश है और इसीलिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि चीन में कोरोना के दौर से यह नियम है कि विदेश से लौटने के बाद किसी भी शख्स को 7 दिन के क्वारंटाइन रहना होता है। फिलहाल ऐसा कोई नेता भी नहीं है जो इन्हें सीधे तौर पर चैलेंज कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जब तक चाहे राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।